हेलो दोस्तों, मैं सैयद माजिद अली गवर्नमेंट एग्ज़ाम जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे बीएस ब्लूम के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक, भावात्मक और गद्यात्मक पक्ष के बारे में। चलिए मुख्यतः देख लेते हैं कि संज्ञानात्मक पक्ष या व्यवहार पक्ष क्या होता है। बीएस ब्लूम ने इसको 6 स्तर बताए हैं। कौन कौन से स्तर हैं ये आपके सामने स्क्रीन में दिए हुए हैं। इसको हम लोग क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे जीवन में किस तरीके से उपयोगी है। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉलेज की। तो नॉलेज क्या होता है? विषय वस्तु का ज्ञान, अर्थात जब हम किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसका क्या नॉलेज है हमारे जीवन में, क्या उसका ज्ञान है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत ज्ञान, नाम बताना, व्यवहार की पहचान करना, प्रत्यक्ष स्मरण करना, सूत्र याद कर लेना, इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है। नंबर 2 आता है अवबोधन। ठीक, अवबोधन के अंतर्गत हम लोग क्या बात करेंगे? वर्णन करना, उदाहरण देना, दृष्टांत देना, व्याख्यान करना, वर्गीकरण करना, वर्गीकरण में विभेद करना, इस प्रकार की चीज़ों को हम क्या किस में रखेंगे? अवबोधन के अंतर्गत रखेंगे। उसके बाद नंबर 3 देख लेते हैं अनुप्रयोग करना, यानी कि किसी भी चीज़ को हल करना, प्रयोग संचालित करना, न्याय सूत्र निकालना, किए गए काम में अशुद्धियाँ निकालना, गलतियों को ठीक करना, मैप भरना, ड्राइंग मॉडल बनाना, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उसको हम लोग अनुप्रयोग के अंतर्गत रखते हैं। मुख्यतः देखा जाए तो जब हम कोई कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो उसमें जो त्रुटियां होती हैं उसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। जो त्रुटियों को हम जानना, पहचानना, उसको हल करने का प्रयास करेंगे तो वो अनुप्रयोग के अंतर्गत आएगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं विश्लेषण को। किसी भी विषय वस्तु को भागों में तोड़ना, भागों में बांटना, अंतर करना, तुलना करना, संबंध को जोड़ना विश्लेषण कहलाता है। अर्थात मान लीजिए कि हम एक सवाल को हल करना प्रारंभ करते हैं, उस सवाल को हल करने के लिए हमको उस सवाल को कई भागों में तोड़ लेना होता है। सिंपल तरीके से अगर हम बात करेंगे क्लास 12th की, अगर हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, अगर फिजिक्स में हमको किसी चीज़ के बारे में ज्ञात करना होता है तो हम पहले उस सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद उस सवाल को हम कई भागों में तोड़ लेते हैं। तोड़ने के पश्चात उसको क्रमबद्ध तरीके से लगाते हैं, लगाने के पश्चात उसको हल करते हैं। तो अगर विश्लेषण करना है तो यानी कि कई भागों में तोड़ना है, तोड़ने के बाद हम किसी चीज़ की निष्कर्ष पे पहुँचेंगे कि अब ये इसका क्या कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग संश्लेषण का। अभी हमने बताया कि जिस तरीके से फिजिक्स का सवाल हम अगर हल करना होता है तो उसको कई भागों में तोड़ लेते हैं, तोड़ने के बाद तो वो क्या हो गया? विश्लेषण करना। लेकिन जब हम संश्लेषण की बात करेंगे तो उसी चीज़ को कलेक्ट करके क्रमबद्ध तरीके से रखना होता है। अगर हम उसको सही तरीके से रखते हैं, यानी जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, सारांश करते हैं या निष्कर्ष निकालते हैं, पूरी तरीके से हल कर लेते हैं, तो वो संश्लेषण कहलाता है। इन सारी क्रियाओं को कर लेने के पश्चात मुख्य तत्व क्या आते हैं? मूल्यांकन के रूप में आते हैं। अगर हमको मूल्यांकन करना है कि क्या ये हमारे द्वारा किया गया कार्य सही है तो उसमें निर्णय लेना होता है, आलोचना करना होती है। अधिगम के इस स्तर में बालकों को पाठ के अतिरिक्त अधिगम को बाहरी दुनिया के वातावरण के अधिगम से संबंधित करना पड़ता है और अपना निर्णय देना पड़ता है। मुख्यतः देखा जाए तो एक विषय वस्तु को अगर हम प्रेजेंट करते हैं तो उस विषय वस्तु में बहुत सारी कमियां आ सकती हैं, ये देखने को मिलता है। लेकिन क्या वो कमियां समाज के लिए उपयोगी हैं? क्या वो कमियां समाज के लिए हानिकारक है? इस सब का मूल्यांकन करना होता है। जब हम इसका मूल्यांकन कर लेंगे तब हमको पता चलेगा कि ये चरण ठीक है अथवा नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इसके भावात्मक व्यवहार पक्ष को। इसको भी 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? अनुकरण करना, अनुक्रिया करना, अवमूल्यन करना, संप्रत्यय करना, संगठन करना और चित्रीकरण करना। चलिए इसको हम लोग एक तरीके से देख लेते हैं क्रमबद्ध तरीके से। सबसे पहले अनुग्रहण करना, ये क्या होता है? देखिए हम ब्लूम के जो भी चित्रण और चरित्र को पढ़ रहे हैं वो नीचे से ऊपर की ओर पढ़ते हैं, ऊपर से नीचे की ओर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमको जड़ को देखना होता है। पहले हम देखेंगे जड़ को, फिर देखेंगे पत्ते को, तब देखेंगे कि पौधे में कितनी सच्चाई है, कितनी हरियाली है। अगर जड़ ही सूखी होगी तो हम पत्तों को क्या करेंगे? कुछ दिनों के बाद वो पत्ते भी सूख जाएंगे। इस प्रकार का मूल्यांकन कर सकते हैं। ब्लूम ने जो भी किया वो नीचे से स्तर प्रारंभ किए और ऊपर की ओर बढ़ते चले गए। चलिए देखते हैं अनुग्रहण करना। बच्चे अपने अध्यापक
वह बड़ों से अपने व्यवहारों को आकर्षित होता है। यानी कि जो बच्चा होता है वो अपने अध्यापक से कुछ ना कुछ सीखता है, अपने बड़ों से कुछ ना कुछ सीखता है। इस प्रकार के व्यवहार में वो आकर्षित होता है। यानी कि कोई अध्यापक उसके लिए आदर्श मान लेते हैं कि कोई अध्यापक है जो बच्चे के लिए आदर्श का कार्य करता है, कोई बड़ा है जो उसके लिए आदर्श का कार्य करता है। इस प्रकार की क्रियाएं देखने को मिलती हैं। उसके बाद करते हैं अनुक्रिया करना। बालक भी उसी व्यवहार को अपनाना शुरू कर देता है। यदि एक अच्छे व्यवहार का कोई व्यक्ति है तो बालक देखेगा कि ये बच्चा, ये टीचर्स हमारे लिए उपयोगी हैं, ये हमारे लिए अच्छे हैं, इसके लिए आदर्श उत्पन्न किए गए तत्व हैं, तो उसको अपनाता है, उसको उसी के तरीके कार्य करने का फैसला लेता है। सिंपल तरीके से एक हम उदाहरण के रूप में देख लें कि अगर भारत के किसी एक वैसे व्यक्ति को जिनका हम आदर्श बनना चाहें तो हम सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम लेते हैं। अगर प्लेयर के बारे में बात करें, खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे तो MS धोनी के बारे में बात करते हैं। इस प्रकार जब चीज़ों को देखते हैं, यानी कि कुछ ऐसे चरित्र जो हमारे जीवन के स्तर को बनाए रखते हैं, हम उसको देखेंगे तो हम किसी न किसी के रूप में इस तरीके से आकर्षित हो जाते हैं और अपना आदर्श मान लेते हैं और उनके व्यवहार पे चलना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं अवमूल्यन की। इस स्तर में बच्चा अपने अच्छे व्यवहार के महत्व को जानता है। यानी कि जो भी बच्चा कर रहा है, जो बच्चा है अपने व्यवहार के महत्व को जानना चाहता है। अब मान लेते हैं कि एक अध्यापक है, अध्यापक के कोई अच्छे गुण है, उसका क्या व्यवहार है, उसका क्या महत्व पड़ता है समाज पर, इस चीज़ को ध्यान में रखकर बच्चा उसका अनुकरण करता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है। उसके बाद संप्रत्याकरण। ये क्या होता है, बच्चा एक अच्छे व्यवहार के बाद धीरे धीरे दूसरे अच्छे व्यवहार को अपनाने लगता है। अब किसी एक आदर्श व्यक्ति के कुछ गुणों को वो अपना लेता है, उसके बाद वो सोचता है कि हम इससे और अच्छे तरीके से समझ सकें, तो ये क्या करेगा, मुख्यतः देख लेते हैं गुड बिहेवियर को अपनाना शुरू कर देगा। जैसे हम बात करें कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का हमने नाम लिया, ये हमारे देश के राष्ट्रपति थे, साथ ही साथ एक साइंटिस्ट भी थे। इनको हम अपने व्यवहार का आदर्श मानते हैं। यदि हम मानते हैं इनको आदर्श, तो उनके उसूलों में हमको सभी कुछ अच्छा लगता है। जब हमको सब कुछ अच्छा लगता है तो देखने का तात्पर्य यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको पसंद नहीं आती हैं, तो हम उसको शालीनता से व्यतीत करने का कार्य करते हैं। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती थे, स्वामी विवेकानंद थे, वो जहाँ भी जाते थे, सभा में जाते थे, कोई भी कार्य करते थे, तो वो अपने जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए, अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए अपने मूल रूप को ही प्रदर्शित करते थे, वो परिवर्तित रूप नहीं दिखाते थे। हमको ये सीखने को मिलता है। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं संगठन की। हर समय पर उपयुक्त गुण का प्रदर्शन करना ये करता है। जैसे मान लेते हैं कि एक संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन, जब किसी कार्य को करते हैं, करने के लिए हम एक ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप में किए गए कार्यों को बंटवारा कर देते हैं कि आप इस प्रकार का काम करेंगे, आप इस प्रकार का काम करेंगे। इससे क्या होता है, कोई भी कार्य सरलतापूर्वक आसानी से किया जा सकता है, अर्थात व्यवहार में समान रूप से परिवर्तन लाया जा सकता है। उसके बाद चरित्रीकरण। अंत में सभी गुण जो होते हैं स्थायी तौर पर आ जाते हैं और बच्चा वह व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। अगर हम बात करें कि चरित्रकरण, यानी कि सभी चीज़ों को अपनाने के बाद एक अच्छे और उत्तम चरित्र का निर्माण होता है, जो बालक बनना चाहता है वो बन जाता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, गत्यात्मक व्यवहार पक्ष के। ये क्या होता है, उद्दीपक होता है, कार्य करना होता है, नियंत्रक होता है, समन्वय होता है, स्वाभाविकरण होता है और आदत होती है, हैबिट्स होती है। इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या पक्ष व्यवहार रूप से हमारे जीवन में लागू किए जाते हैं। सबसे पहले उद्दीपक। बालक किसी को कुछ काम करते देखता है तो वो उसकी ओर आकर्षित होता है। मान लीजिए कि आपके पिताश्री कोई कार्य करते हैं, अच्छा कार्य, जिसको वो बच्चा सीखना चाहता है, तो उसको अपने पिताजी को आदर्श मानता है। सिंपल तरीके से देखें कि आपके पिताजी एक अध्यापक हैं, तो बालक भी सोचेगा कि हमारे अंदर जो भी गुण हैं अपने पापा के तरीके आए और व्यवहार में परिवर्तन हो और हम अच्छे गुण सीख सकें। फिर बच्चा कार्य करने लगता है, कार्य को करना शुरू कर देता है, फिर भी सही तरीके से नहीं कर पाता है। तो क्या होता है, जब कोई व्यक्ति कार्य करना प्रारंभ कर देता है, एक बच्चा कार्य करना प्रारंभ कर देता है, वो सही तरीके से नहीं करता है, तो हमको क्या करना होता है, हमको ये करना होता है कि हम उसके व्यवहार में परिवर्तन को बढ़ाएं, उसको सहयोग करें। जब सहयोग भावना से हम कोई कार्य करते हैं तो उसके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद नियंत्रण, काम में गलतियों पर नियंत्रण हो जाता है। कैसे, जब कोई बच्चा कोई कार्य बार बार कर रहा है, उसको अनुभव होने लगा है, तो डेफिनेटली वो परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा और वो बच्चा गलतियां करना कम कर देगा। अब हम बात कर लेते हैं समन्वय का। एक से अधिक काम एक साथ कर लेना, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विशिष्ट होते हैं, उनको एक समय में कई कार्य दे दिए जाएँ तो वो कर लेते हैं।
ऐसे आदर्श व्यक्ति अपने पिता, अपने भाई, अपने गुरुजनों, अपने कई प्रकार के ऐसे लोगों से सीखता है जो उसके आसपास के वातावरण में विद्यमान रहते हैं। वो देखते हैं कि ये व्यक्ति इस काम को भी कर लेता है, उस काम को भी कर लेता है, समय रहते वो सारे कार्यों को पूरा कर लेता है। इस प्रकार का गुण बालक के अंदर उत्पन्न होने लगता है। फिर स्वाभाविकरण, हमारे अंगों का स्वभाव बन जाता है कि बिना ध्यान दिए ही वह उस काम को करता है और करता रहता है। मान लेते हैं कि एक सिंपल तरीके से एक व्यक्ति जब कोई कार्य को बार बार करता है तो उसको आदत हो जाती है, वो बिना देखे वो कार्य को कर लेता है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि एक मोची है, अगर वो चप्पलों के सिल रहा है तो उसकी इतनी हैबिट हो जाती है कि वो चप्पलों को देखता भी नहीं है और आपसे बातें करता रहेगा और आपकी चप्पल बना के दे देगा। दूसरे तरीके का हम देखें कोई कार्य कि एक किसान है, अगर वो कोई कार्य करता है, धान काट रहा है या गेहूं काट रहा है, तो उसको इतना अनुभव हो जाता है, वो आपसे बातें करता रहेगा और नीचे ध्यान में नहीं देगा और अपना कार्य वो प्रारंभ रखेगा और काम उसका होता रहेगा। तो स्वाभाविकरण किसी कार्य में पूर्णता निपुणता प्राप्त हो जाती है तो उसमें आदत में शुमार हो जाता है। जब इस प्रकार की आदत हो जाती है तो बच्चा उस कार्य को करने लगता है। फिर लास्ट में आता है हैबिट। अब उस काम को कभी वो भूल नहीं पाएगा, अर्थात जब कोई कार्य को बार बार किया जाए तो वो व्यक्ति उस कार्य को भूल नहीं पाएगा। बाई चांस किसी कारणवश वो मानसिक मंदता का शिकार ना हो तो हमेशा उस चीज़ को बनाए रखेगा, बरकरार रखेगा। सिंपल तरीके से हम सिंपल से एक उदाहरण ले लें कि कक्षा छोटा सा बच्चा है जो क्लास 3 में पढ़ रहा है, उसको 1 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा इतनी बार रटाया गया है कि उसकी हैबिट में आ गई है। और सिर्फ रटाया गया है, उसको दिखाया नहीं गया है कि किस प्रकार से ये बनता है। मान लीजिए कि हम उससे बोलें कि लिखने के लिए आप लिख के दिखाइए तो वो नहीं लिख पाता है, लेकिन आप उससे कहें कि आप सुनाइए तो डेफिनेटली वो सुनाता चला जाता है बिना किसी गलती के, अर्थात उसकी हैबिट हो गई है। किसी चीज़ को बार बार करना उसकी हैबिट में शुमार हो गया है। इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो जीवन स्तर को आगे बढ़ाती हैं। तो अर्थात हम मुख्यतः कह सकते हैं कि बी एस ब्लूम ने 3 प्रकार के सिद्धांत दिए थे। कौन कौन से दिए थे? नंबर 1 संज्ञानात्मक, नंबर 2 भावात्मक, नंबर 3 गद्यात्मक। इस तीनों चीज़ों को इन्होंने 6 पक्षों में बांटा था, जिसकी व्याख्या आपने अच्छे तरीके से समझ ली है। आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। और ज़्यादा सिंपल तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बी एस ब्लूम ने कितने प्रकार के व्यवहार प्रस्तुत किए थे, तो 3 प्रकार के संज्ञानात्मक, भावात्मक और गद्यात्मक। इनके कितने पक्ष थे? इन्होंने प्रत्येक चीज़ों में 6 पक्ष प्रस्तुत किए थे, जिसका बालक के जीवन में विशेष योगदान माना जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।